नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ संजय भारद्वाज जी हैं और जिनको मैं पिछले कई वर्षों से जानता हूं। इनफैक्ट मैं शायद अब तो 12-14 वर्षों से जानता हूं और जिन्हें मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा का एक साथी मानता हूं, क्योंकि जिस यात्रा पर मैं हूं लगभग उसी यात्रा पर संजय भारद्वाज जी भी हैं। बस हम में फर्क ये है कि मेरी यात्रा जो है मुंबई में किन्हीं और स्थितियों के बीच में हो रही है, उनकी यात्रा आजकल भोपाल में किन्हीं और स्थितियों के बीच हो रही है, लेकिन ये तय है कि दोनों की ही एक आध्यात्मिक यात्रा है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे संजय भारद्वाज जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन संजय भारद्वाज जी पेशे से नहीं, अपने मन से एक क्रिकेट के कोच हैं और उन्होंने क्रिकेट के खेल को प्यार किया है, उसे कभी पेशा नहीं बनाया। इसलिए मैं पेशे से नहीं कह सकता हूँ, मैं उनको बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और उन्होंने क्रिकेट और क्रिकेटर्स को और जो नए नए बच्चे खेलने आते हैं उनको उन्होंने प्यार किया है। और जैसे प्यार से पौधों को लोग पानी देके पुष्पित पल्लवित करते हैं, इसी तरह उन्होंने बच्चे तैयार किए हैं। उनका जो पहला शिष्य गौतम गंभीर के बारे में आप सभी जानते हैं, उन्मुख चंद उनके शिष्य हैं, नीतीश राणा उनके शिष्य हैं और लेग स्पिनर अमित मिश्रा वो हैं, और लंबी लिस्ट है। महिला क्रिकेटर्स में बहुत सी महिलाएं जो हैं उन्होंने सर के साथ सानिध्य में रह के क्रिकेट सीखा और देश को का प्रतिनिधित्व किया। तो भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है माइंडफिट में। आपके साथ माइंडफिट एक और हमने वीडियो बनाया था जब हम आपके मैदान में आपसे मिलने आए थे और आपने 50-60 मीटर की स्प्रिंट में मुझे कहीं बहुत दूर छोड़ दिया था। तो हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो संजय भारद्वाज जी की स्प्रिंट देखें तो वो हमारे उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। संजय जी से जब मैं पहली बार मिला था तो मैं उन्मुक्त बहुत छोटा था, उन्मुक्त को लेके गया था कि उनकी कोचिंग देने के लिए, और तब वो कैसे दिखते थे मैंने उनसे गुजारिश की है कि एक तस्वीर मुझे तब की जरूर दें और अब वो कैसे दिखते हैं। तो आप स्वयं तस्वीर में देख सकते हैं, देखिए कि तब वो कैसे दिखते थे और अब वो कैसे दिखते हैं। इस बात की मैं एक गारंटी दे सकता हूँ, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, कि आने वाले 2-3 सालों में उनके शरीर का और कायाकल्प होने वाला है और आप उनके शरीर को और उनकी स्फूर्ति को देख के अंदाज नहीं लगा पाएंगे कि उनकी उम्र क्या है। फिलहाल हम आज सर जो कि द्रोणाचार्य अवार्ड उनको मिल चुका है क्रिकेट की कोचिंग के लिए, उनसे हम क्रिकेट और क्रिकेट के अंदर बहुत सारे और विषयों पर हम बातचीत करेंगे। तो संजय जी, सबसे पहले तो मैं ये आपसे बोलना चाहता हूँ, आपने भोपाल में यूनिवर्सिटी, मतलब मैं तो गुरुकुल बोलूंगा उसको, जो आपने खोला है, उसके पीछे आपका, आज आप अपने गुरुकुल के आंगन में बैठ के बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है उसकी, आपकी योजना क्या है, क्या चीज है वो। देखो ठाकुर साहब, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप मेरे फिजिकली और मेंटली जो मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है, सबसे पहले तो मैं उसको जो मेरा हुआ है उसका दायित्व आपका है। आपका आभारी हूँ कि भाई आपने मुझे, यानी पहले मित्र होते हैं जो कुछ चीज होती है तो उसको टोकते हैं, तो आप एक ऐसे इंसान थे। जब मेरा शरीर ऐसा चाय पी रहे थे तो आपने कहा था कि प्लेट की जरूरत नहीं, पेट पे ही रख के पी सकते हो। और फिर आपने मेरे से आर्टिकल लिखवाए हर हफ्ते, तो वो 52 आर्टिकल्स, मुझे लगता है कि उन आर्टिकल से एक हफ्ते का आर्टिकल लिखने में मुझे काफी पढ़ना पड़ता था। और उस रीडिंग एबिलिटी आपकी वजह से बढ़ी, फिजिकली आपकी वजह से हुआ, मेंटल लेवल आपकी वजह से हुआ। यानी अगर किसी इंसान को बड़ा बनना है तो उसको फिजिकली इंप्रूवमेंट करना चाहिए, मेंटली इंप्रूवमेंट करना चाहिए, इमोशनली इंप्रूवमेंट करना चाहिए और स्पिरिचुअलिटी इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो आपने वो चारों चीज मेरे में डाली है, तो इसलिए आप मेरे गुरु हैं। बाकियों का मैं गुरु हूं, पर आपने मुझे बड़ा मोटिवेट किया इन चारों चीज पे काम करने के लिए, और मैं बड़ा आभारी हूँ। आपकी भावनाएं, आपके शब्द बताते हैं कि आप
कितने आध्यात्मिक रास्ते पर कितना आप आगे बढ़ गए हो, क्योंकि एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही अपने जीवन का सारा श्रेय किसी दूसरे को दे सकता है। नहीं, क्योंकि माइंड फिट चैनल आपने शुरू किया और आपका जो बच्चों को मोटिवेट करने का तरीका, यानी जैसे ही कोई कीचड़ में फंस जाता है उसको निकालना और फिर उसको फिर चलाना, ये सबसे बड़ी काम है। और इस क्रिकेट फील्ड में कई बार बच्चे की गाड़ी कीचड़ में जाती है, फिर उस कीचड़ से वो बच्चा नहीं निकलना चाहता, पर वो डरता है, पर आप जैसे लोगों की वजह से, आपके ज्ञान की वजह से बच्चों को वहां से निकाल के फिर ट्रैक पे चढ़ाना, वो सबसे बड़ी चीज होती है। और इसमें सबसे बड़ा भगवान का हमारा सौभाग्य है। और जो आपने मेरे से पूछा भोपाल का, क्योंकि मुझे लगता है कि एक जो वाइब्रेशंस हैं ये बहुत काम करती हैं आदमी। जब आप किसी से मिलते हो, जैसे दिल्ली में मैं 30 साल मैंने काम किया, तो दिल्ली एक ऐसा हो गया कि वहां पोल्यूशन इतना है कि मिनिमम 350 एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है। और यहाँ मैंने देखा, यहाँ यानी भोपाल से भी 25 किलोमीटर दूर जंगल में है, तो यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स है 20, 25, 15, 30 मैक्सिमम। तो जब आपका ऐसा इन्वायरमेंट आपके पास होगा, फिर फिजिकली हम इस तरह से काम करेंगे, तो नेचुरली क्या है कि हमारा यानी मेंटल स्ट्रेंथ हमारी बढ़ेगी। क्योंकि हम जब हमारी कोई भी चीज है, इस तरह के इन्वायरमेंट में हम ज्यादा से अपने आप में इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो भोपाल है, मैंने एक इसलिए भी चुना कि दिल्ली भी यहाँ से 10 घंटे का रास्ता है, मुंबई भी 10 घंटे है, पूना भी 10 घंटे है, जयपुर भी 10 घंटे है, रायपुर भी 10 घंटे है, लखनऊ भी 10 घंटे। तो मैं बीच में आ गया ताकि मेरे पास जो बच्चे आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आते हैं, तो उनको ओवरनाइट जर्नी हो जाए। ये नहीं कि कोई बच्चा रायपुर का है तो उसको 2 दिन 24 घंटे लगे। तो मैं बीच में आ गया, तो मेरे चारों तरफ मेरे शिष्य आ गए। तो ये मेरा सबसे बड़ा वजह है कि मैं भोपाल में आया। और यहाँ का इन्वायरमेंट इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट है कि मैं बता नहीं सकता। क्योंकि लोग भोपाल को 19 दिसंबर 1984 के गैस लिंक से जोड़ते हैं, पर मैं अब कोशिश करूंगा कि भोपाल को उससे ना जोड़ के, मेरा जो टारगेट है कि यहाँ से हिंदुस्तान के लिए बच्चे प्रोड्यूस हों और आगे बढ़े, इससे लोग जाने कि यहाँ भोपाल में ऐसा भी होता है। तो संजय जी, आपके पास अभी 40 बच्चे हैं और कल ही आप मुझे फोन पे बता रहे थे कि सुंदर जी मैं 40 से ज्यादा बच्चे रखूंगा नहीं और इतने ही बच्चे रहेंगे। आपके बताने के तरीके से मैं जान सकता हूँ कि भोपाल में जब सुबह का सूर्य उदय होता होगा, जब चिड़िया पहली अपनी गाना गाना शुरू करती होगी, उस माहौल की मैं कल्पना करता हूँ। और उसमें जो आपने लस ग्रीन ग्राउंड बना रखा है, उसमें आप तो स्प्रिंट लगाते ही हैं, वो जो एक इतना ऊर्जा से भरा हुआ माहौल होगा और आपके उसमें विचार तरंगे उन बच्चों को मिलेंगी। तो अगर आप ओलंपिक के लिए बच्चे तैयार करते तो मैं कह सकता हूँ कि आपके सारे बच्चे ओलंपिक में पदक लेके आ सकते थे। इतनी शक्तिशाली वहां पर जो माहौल है वो बनने वाला है। एक भविष्यवाणी मैं करना चाहता हूँ। आपने बोला कि 40 बच्चे रखूंगा, मैं ये कहता हूँ कि आपके पास इतना दबाव आएगा आपके ऊपर कि आप कभी 40 बच्चे रख ही नहीं पाओगे और उससे कहीं ज्यादा बच्चे वहां रहेंगे। और मेरा मन भी कहता है कि जब ऐसी चीज मिली है तो वो सिर्फ 40 बच्चों तक ही क्यों सीमित रहे, और ज्यादा बच्चों के, और आपको ऐसी हेल्प मिलेगी, लोग आपसे जुड़ेंगे, वहां पर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और बड़ा बनाएंगे, वहां बच्चों के रहने की सुविधाएं और बड़ी बनाएंगे। यहाँ कम से कम जो है 200 बच्चे आपके रहेंगे। देखिए आने वाले टाइम पे हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं एक क्रिकेट के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि किस तरह टेस्ट क्रिकेट जो है वो पिछली पायदानों में चला गया है और पूरी दुनिया में T20 की लीग खेली जा रही है। जगह जगह बच्चे जो हैं उस जो कि करियर की संभावनाएं ज्यादा T20 लीग में हैं और T20 क्रिकेट ज्यादा बच्चे खेलते हैं। आप जब बच्चों को तैयार करते हैं तो इसके हिसाब से कुछ आपने उनकी ट्रेनिंग में कुछ बदलाव कुछ किए हैं या अभी भी आप बहुत ट्रेडिशनल तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं?
देखो, मैं अब जो क्रिकेट है ठाकुर साहब, अब क्रिकेट ट्रेडिशनल नहीं रहेगी, अब क्रिकेट इनोवेटेड हो गई है जी। बच्चे को, यानी बच्चे का माइंड और बच्चे का जो दिल है, यहां से क्रिकेट शुरू होती है कि आपका किस तरह से एक ही शॉट को एक बच्चा 4 तरीके से मार सकता है, 5 तरीके से मार सकता है। आज आप ये नहीं कह सकते कि आपको अगर हाफ वॉली बॉल मिली है और उस टाइम पे बॉल है तो वो कवर ट्राई भी मारो, नहीं। आप जहां कंफर्टेबल है, जहां आप रन गेटिंग कर सकते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आप कहीं भी मार सकते हैं। अगर आप पुरानी क्रिकेट देखें तो विवियन रिचर्ड्स थे, वो ऑफ स्टंप की बॉल को स्क्वायर लेग की तरफ मार देते थे छक्का, तो और बिना हेलमेट के मार देते थे, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल था। ओके, तो संजय जी, इनोवेटिव क्रिकेट है तो उसको जो से आप जब प्रैक्टिकली बच्चों को, आप चाहे वो बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो, तो जब आप उनको ट्रेनिंग देते होंगे तो उसमें कुछ अलग से सिखाते हैं, कुछ आपकी ट्रेनिंग की स्टाइल में कुछ बदलाव आया है? या मतलब जैसे अगर आप सपोज करो कि एक बैट्समैन को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो क्या उसको इनोवेटिव शॉट्स खेलने के लिए आप उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं? या बॉलर को जैसे जब आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या बॉलर को आप डिफेंसिव लाइन पे बॉलिंग करना सिखाते हैं ज़्यादा, या बॉल को मूव करके किस तरह बैट्समैन का विकेट लेना है, उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं? उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखो, मैं यहाँ भोपाल जब से आया हूँ, मैं बच्चों को नेट प्रैक्टिस नहीं करा रहा। अच्छा। बच्चे 6 के 6 दिन मैच प्रैक्टिस करते हैं। जब बच्चा मैच प्रैक्टिस होगी, जब सेंटर विकेट में मैच खेलेगा, मैच प्रैक्टिस होगी, तो वो उसके चारों तरफ 11 लोग होंगे। उसके बाद उसको एक ही बॉल का गेम है उसके पास। बॉलर के पास 6 बॉल मिल, एक ओवर में 6 बॉल डाल सकता है। अगर छक्का लगेगा तो 5 बॉल फिर डाल लेगा। वो बैट्समैन के पास जब तक वो फील्ड में रहेगा, विकेट पे रहेगा, जब तक केवल एक बॉल का गेम है। एक बॉल भी उसने गलत नहीं खेलनी। अगर एक भी बॉल गलत खेल दी तो वो बाहर आ जाएगी। बॉलर बाहर नहीं आएगा। बॉलर को छक्का लगने के बाद भी 5 बॉल है उसके पास सर्वाइवल करने का टाइम। तो बैट्समैन के पास एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर को केवल वो सेंटर विकेट पे हैंडल कर सकते। नेट्स में अब वो कंफर्टेबल जोन में चला जाएगा। वहां पर उसको कंफर्टेबल जोन नहीं है मैच प्रैक्टिस में। उसको ये पता है अगर आपने वहां पर नहीं रुके तो आप यानी पवेलियन में ही बैठना पड़ेगा। नेट्स में क्या है कि आपको 15-20 मिनट बैटिंग मिलनी है, चाहे आप कैसा भी शॉट मारो। तो उसको ये पता है कि मैं बैटिंग मेरी रुकेगी नहीं, मैं करता रहूंगा। तो जब आप इस प्रेशर की प्रेशर से यानी प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो इसीलिए वो बच्चे के पास कई इनोवेटिव शॉट आते हैं, कई समझ आती है। तो वो प्रैक्टिस है। क्योंकि मेरे यहाँ अगर आप देखेंगे अप्रैल मई जून 90 दिन हुए। हम यहाँ कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे यहीं थे। 90 दिन में हमने 70 मैच खेले। आईपीएल बंद हो गया था, हमने 70 मैच खेले। भारद्वाज जी, मुझे आपकी बात से, मुझे सचमुच बोल रहा हूँ, मुझे रमाकांत आचरेकर जी याद आ रहे हैं, जो सचिन को एक दिन में 2-2 मैच खिलाने के लिए स्कूटर में बैठा के लेके जाते थे। आपकी अप्रोच भी वही है। शायद आप कहना चाहते हैं कि मैच में अगर आप रन बना रहे हैं, आपको फिर अपने आप ही आप इनोवेटिव हो जाएंगे। हाँ जी। और एक्चुअली क्या है कि जितनी भी मेट्रोपोलिटन सिटीज हैं, वो उसमें क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इन छोटे बच्चों को जिनको खिलाड़ी बनना है, उनको क्यों नुकसान हो रहा है ठाकुर जी? सैटरडे संडे को कॉर्पोरेट के मैच खेलते हैं। जो कॉर्पोरेट के मैच खेलते हैं वो बहुत पैसा देते हैं ग्राउंड ओनर्स को, तो छोटे बच्चे उसमें नहीं खेल सकते। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जो हमारी क्रिकेट का, जो बच्चों को सैटरडे संडे को मेट्रोपोलिटन में नहीं मिलता। पर मैं इसी कारण से भोपाल में एक जंगल में आया हूं, ताकि मेरे बच्चों को 7 दिन ग्राउंड मिले और 24 घंटे ग्राउंड मिले। तो इनफैक्ट जब आप मुझे ये बता रहे हैं कि मैं जंगल में आया हूँ, जंगल का नाम सुन के मुझे आपको द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला हुआ है, और द्रोणाचार्य के शिष्य थे एकलव्य। तो आप बेसिकली 40 एकलव्य तैयार कर रहे हो।
जो अपने काम में ऐसे धुरंधर बनने वाले हैं कि जगह जगह वो किसी आईपीएल टीम में, किसी स्टेट की टीम में वो लोग खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मुझे बताइए कि आपका कोई क्राइटेरिया है क्या कि किन बच्चों को आप वहां पर एक्सेप्ट करेंगे? किस तरह से बच्चे आपके पास आते हैं? सपोज करो कोई बच्चा मन से चाहता है कि आपसे शिक्षा ले, तो कैसे आप तक पहुंच सकता है वो? देखो, उसको ट्रायल देना पड़ेगा। जब तक मेरी आत्मा ये नहीं कहेगी कि ये लड़का बड़ी क्रिकेट खेल सकता है, ये लड़का बड़ा बन सकता है, मुझे नहीं लगेगा तो फिर मेरी तरफ से नमस्ते है। पर मुझे ये लगना चाहिए कि लड़का खिलाड़ी बन सकता है। उसके पास अगर कुछ भी नहीं होगा, कोई उससे पैसे की जरूरत नहीं है, केवल उससे मेहनत की जरूरत है। पर ये मुझे लगना चाहिए, वो बच्चा किसी सिफारिश से नहीं होना चाहिए, वो किसी बच्चा किसी मेरे रिश्तेदार का नहीं होना चाहिए। मेन चीज है, अगर बच्चे में टैलेंट है, एक ही तरीका है। देखो, मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ जो मैंने एकेडमी बनाई है, टेक्निकली मैंने सरकार से भी वो नहीं है, मैंने कोई हेल्प नहीं लिया सरकार से। और इस जो प्रॉपर्टी बनाई है, इसको कमर्शियल कराया मैंने, ताकि कोई मेरे पे कोई वैसा ना करे। तो इसलिए कोई भारी दबाव भी नहीं है मेरे पर रहेगा। मेरा ये काम है कि मैं जंगल में आके मैं बहुत अच्छे से काम कर सकूं, और 2025 तक मेरा टारगेट है कि 25 लड़कों को आईपीएल खिलाऊंगा। क्या बात है! आपका मंतव्य, आपका जो आपने लक्ष्य बनाया है वो 100% पूरा होगा, क्योंकि मैंने आपको ट्रेनिंग देते हुए देखा है, मैंने आपको अपने बच्चों को प्यार करते हुए देखा है, उनको आपने अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार किया है। और ऐसे बच्चे क्या बोलते हैं, आपका प्यार पाके वो जरूर कामयाबियों के शिखर को चूमेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कुछ दिनों पहले आपका प्रिय शिष्य उन्मुक्त चंद जो है वो हिंदुस्तान की क्रिकेट से संन्यास लेके अमेरिका चला गया। उसने बहुत सारी बातें मीडिया में हमारे सामने आई हैं। तो आप बेसिकली आप इतने आप गुरु के रूप में इतने अच्छे हैं कि आप किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक आपकी अपनी एक सीमा है, आप सिस्टम को नहीं बदल सकते। सिस्टम को वो आप एक अच्छा क्रिकेटर तो तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके साथ कुछ सिस्टम अन्याय कर रहा है तो आपकी कहीं ना कहीं वहां पर एक सीमा आ जाती है। तो उसको लेके आपके मन में कभी कुछ भावनाएं पैदा होती हैं? आपको इंडिया में जो एक ये जो सिस्टम में जो फॉल्ट दिखते हैं, जहां पर कि टैलेंट को पूरा फलने फूलने नहीं देते, खिलने नहीं देते, उसे लेकर क्या आप कहना चाहेंगे, खासकर ये देखते हुए कि आपका बहुत ही प्रिय शिष्य उन्मुक्त चंद अब अमेरिका में जाके अपने भाग्य को आजमा रहा है? देखो, मेन बात यह है कि उन्मुक्त चंद को जैसे प्रमोट होना चाहिए था वैसे प्रमोट नहीं किया। एक लड़का जो इंडिया ए का कप्तान हो, कप्तान वो बन के और उसमें वो 50+ की एवरेज से रन बना रहा हो इंडिया की तरफ से, और उसके अंडर सुरेश रैना जैसे उसके साथ खेल रहे हो, उस लड़के को वापस जाता है दिल्ली स्टेट में तो उसको टीम से बाहर कर दिया जाता है, स्टेट की टीम से। तो ये मेरा दुर्भाग्य है ना, ये मेरा दुर्भाग्य है। अगर आप रोहित शर्मा को देख लें तो उनको 100 मैच खिलाए थे, 100 मैच खिला के उनकी 2 सेंचुरियां थी, पर सब ये कहते थे बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है, उसको खिलाना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं, अगर आप सब लोग विवन रिसर्च तक, संदीप यानी इतने बड़े बड़े उन्होंने बोला है कि भाई टैलेंटेड है, तो यार कई बार को मशीन तो होती नहीं है कि भाई आप टैलेंटेड है तो आप रोज ही रन बनाएंगे। कई बार ऐसा होता है, बैड फेज होता है कि आप नहीं रन बनाएंगे, उस टाइम पे तो उठाना पड़ता है ना, जरूरी है। उन्होंने उन्मुक्त को हाथ में नहीं उठाया, उन्होंने कहा कि उसके 2 कदम थे और पीछे खींच दिए कि भाई तेरे को और आके नहीं जाने देंगे। तो ये मेरा भी दुर्भाग्य है, उन्मुक्त तो ये दुर्भाग्य। पर ये देखो, जो कुदरत है, जो भगवान है, मुझे लगता है कि
अब ये पूरे हिंदुस्तान में खेल रहा था, अब ये पूरे वर्ल्ड में खेलेगा उन्मुक्त चंद। आज बता रहा हूं मैं आपको, ये ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश भी खेलेगा, ये वेस्ट इंडीज में भी खेलेगा, ये यूएस में भी खेलेगा, ये बांग्लादेश में भी खेलेगा, ये नेपाल में भी खेलेगा, ये श्रीलंका में भी खेलेगा, ये हर जगह खेलेगा। और ये जो उस भगवान ने सोचा है ना, तो इसका पूरे वर्ल्ड में नाम करने के लिए सोचा है कि बेटे यहाँ तेरा नाम नहीं, तेरा वर्ल्ड में नाम होगा। ये देखने में आ रहा है कि उन्मुक्त के साथ साथ सारे बच्चे हैं, उन्होंने यूएस का रुख किया है। यूएस में एक माइनर लीग ऑलरेडी चल रही है, अगले साल से वहाँ मेजर लीग शुरू होने वाली है। उसके बाद उनको उनकी नेशनल टीम भी है, वो भी शायद हो सकता है कि 2-3 सालों में एलिजिबल हो जाए और इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। वर्ल्ड कप में भी टीम आ सकती है उनकी। वर्ल्ड ओवर पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, साउथ अफ्रीका से बहुत सारे प्लेयर वहाँ चले गए हैं, तो एक नया वहाँ पर टैलेंट दिखाई दे रहा। तो ये क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में, भारतीय क्रिकेट में क्या ये एक किस्म का कोई बदलाव है, बड़ा बदलाव आने के संकेत है क्या? ये संकेत तो बिल्कुल है। वो इसलिए है कि आप बच्चे को प्रमोट करें। मैं ये कहता हूं कि कुछ ही एसोसिएशन है जो बच्चों को प्रमोट करती हैं। बच्चों को क्रिकेट खिलाएं, माँ की तरह क्रिकेट खिलाएं, यानी किसी एडमिनिस्ट्रेटर की तरह क्रिकेट ना खिलाएं। बच्चे को माँ बन के क्रिकेट खिलाएं। बच्चे का इतना ध्यान रखें क्रिकेटर का कि वो जैसे माँ बेटे वाला प्रेम रखें। आप एडमिनिस्ट्रेटर वाला प्रेम ना रखें, आप माँ की तरह कहें। बच्चे को दुलाल के खिलाएं, बच्चे की कोई छोटी मोटी गलती हो उसको माफ करें, उससे प्रेम करें। पर बच्चे जितने भी क्रिकेटर होते हैं, इस खेलने के लिए बच्चे को डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट तक धक्के खाने पड़ते हैं, यानी कैसे कैसी चीजों से झेलना पड़ता है। तो मैं ये कहता हूं कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो भी हैं, जितने भी कोच हैं, वो बच्चे को अपनी बच्चे की तरह ट्रीट करें। और बच्चे का, क्योंकि जब क्रिकेट खेलता है तो एक स्ट्रेस लेवल होता है, ऐसे नहीं होता। क्योंकि अब ये क्रिकेट गेम नहीं है, क्रिकेट एक प्रोफेशन है। कोई भी चीज प्रोफेशन होगा तो उसमें स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। जब जैसे किसी ने आईएएस करनी है, आईपीएस करनी है, किसी ने आईआईटी करनी है, किसी ने नीट करनी है, तो बच्चे कुछ जब जैसे ही पेपर का रिजल्ट आता है तो उसमें कुछ बच्चे सुसाइड कर जाते हैं। आप बच्चों को बहुत प्रेम से क्रिकेट खिलाएं और बहुत अच्छे ढंग से खिलाएं। गुरुदेव, आपने बहुत सही बात कही। बहुत समय से, पिछले 1-2 सालों से ये बात हो रही है कि स्टेट एसोसिएशंस को अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए, जिसमें कम से कम 25 बच्चों को रखना चाहिए और उन बच्चों को फाइनेंशियली भी हेल्प करनी चाहिए, सो दैट कि उनको लगे कि उनका करियर जो है वो थोड़ा सा उनको डर न लगे और उनका ये स्ट्रेस कम हो। बिकॉज ये जो उम्र होती है उसमें लोगों को अपने करियर को सेट करना होता है, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए अभी क्या है कि इंडिया में सेंट्रल बीसीसीआई के तो कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेकिन स्टेट एसोसिएशंस के कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो आप क्या इस बात को आप इस बात से सहमत हैं कि स्टेट एसोसिएशंस को कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लेके आना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि आज के दिन बच्चों के पास जॉब्स नहीं है, क्रिकेटर बच्चों के पास जॉब नहीं है। कुछ ही जो है जो रणजी ट्रॉफी खेलते हैं तो उनको कुछ पैसा मिलता है। पर मुझे लगता है कि स्टेट एसोसिएशन को कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम करना चाहिए। अंडर 16 के बच्चे से लेके 35 साल की उम्र तक कम से कम तो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए कि भाई आप ये क्रिकेट खेलते रहो, आपको पर मंथ ये आपका स्कॉलरशिप या आपकी ऐसी चीजें मिलती रहेंगी। तो उससे बच्चा स्ट्रेसलेस रहेगा और अपना अच्छी क्रिकेट खेलेगा। हाँ, आप टेस्ट लेते रहें, आप फिजिकल टेस्ट लेते रहें, आप मेंटली टेस्ट लेते रहें, आप स्किल्स के टेस्ट लेते रहें। ये नहीं कि बच्चे को अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और वो लथार्जिक हो गया, बच्चा कंफर्टेबल जोन में चला गया, तो आप उसको भी चेक करते रहें। पर बच्चे को ये बताएं कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट आपका किया जा रहा है तो आपके खेल के लिए और आपके इम्प्रूवमेंट के लिए किया गया है। अच्छा सर, आपने स्ट्रेस की बात की क्रिकेटर्स को, मैंने आपकी यात्रा को देखा है। आप में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो स्पिरिचुअल होने की बात है, तो स्पिरिचुअल होने से बहुत सारा स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। तो बच्चों को क्राफ्ट की ट्रेनिंग देना अलग बात है, बैटिंग की ट्रेनिंग देना अलग बात है, बॉलिंग की ट्रेनिंग देना अलग बात है, लेकिन उनको स्पिरिचुअल रास्ते में कहीं ना कहीं प्राणायाम, योगा, इस तरह की बातों को सिखाना,
आप क्या अपने ट्रेनिंग के बारे में बता सकते हैं कि आप इन चीजों को कितना महत्व दे रहे हैं कि बच्चा मेंटली स्ट्रांग बने, आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग बने? हमारे यहाँ अगर आप जब आएंगे ठाकुर जी, सुबह 6 बजे से चालू हो जाता है हमारी कार्यशिला। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले मेडिटेशन होता है। अरे वाह, क्या बात है! मेडिटेशन क्या है? डायनामिक मेडिटेशन, ओशो का। हाँ, डायनामिक। श्री श्री रविशंकर वाला। अरे वाह! सुदर्शन क्रिया। यानी हमने सारी चीज का जग्गी सतगुरु जी वाला, अच्छा। ईसाई योग, तो हमने इस तरह का सिस्टम बना रखा। हमने ये नहीं है कि हम एक ही भगत, एक ही के चेले होकर कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों को मैं तो समझता हूँ कि भाई मुझे चेला बन के भी मैं काम कर सकता हूँ, पर बच्चों को मेडिटेशन फन की तरह दे रहा हूँ कि कभी डायनेमिक करा दिया, कभी सुदर्शन क्रिया करा दी, कभी ईशा योग करा दिया। तो उससे क्या है, और क्योंकि मैं इसमें मैंने ये सारे कोर्सेज मैंने एडवांस लेवल पे खुद किए हुए हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे बच्चे शुरुआत डेली पहले वो मेडिटेशन करेंगे, फिर ओम का उच्चारण करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, उसके बाद फिर हम फिजिकल अपनी जो एक्टिविटी है वो करेंगे। कभी इंडोरेंस करनी है, कभी स्ट्रेंथ करनी है, कभी फ्लेक्सिबिलिटी करनी है, कभी यानी फार्टलेग मेथड करना, कभी इंटरवल मेथड करना, कभी क्रॉस कंट्री करनी है। तो फिर हम उसके बाद ये काम करते हैं। तो हमारा 6 बजे से 8:30 बजे तक का ये रूटीन होता है। फिर 8:30 बजे हमारा ब्रेकफास्ट होता है। उसके बाद 10 बजे से, और अब 11 बज के कुछ 40-45 मिनट हो गए, तो अभी हमारा 12:30-1 बजे तक नेट चलेगा। फिर हमारा 3:30 बजे के बाद नेट चलेगा, और वो नेट भी क्योंकि अभी बारिश है तो अभी इंडोर में नेट चल रहा है हमारा। तो नहीं तो हमारे यानी बारिश में भी हमारी प्रैक्टिस नहीं रुकती। तो उसके बाद शाम को फिर 8 बजे के आसपास, 7:30-8 बजे, फिर इनको मेंटल स्ट्रेंथ, इनको चीजें मैं बताता हूँ जो मैंने पढ़ा है, वो चीज मैं इनको बताता भी हूँ कि भाई कैसे कैसे आपको लाइफ में, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, सीक्रेट है, माइंडसेट है, यानी कैसे कैसे जो बड़ी बड़ी महानुभावों की किताब में है, उनको मैंने सुना है बहुत सारी किताबों को, और आप जैसे लोगों के साथ रह के थोड़ा सा और हुआ है, तो मुझे लगता है कि उन चीजों को बच्चों को बताना, उसके बाद भी अगर ये बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे, और बच्चे के पास केवल मेरे पास 2 साल का टाइम है, अगर वो 2 साल में मेरे हिसाब से उसने इम्प्रूव नहीं किया तो उससे मैं हाथ जोड़ लेता हूँ कि भैया मेरे बस का नहीं है, अब किसी दूसरे को आने दो। केवल मेरे पास वही बच्चा रहेगा जो 2 साल मेरे साथ मेहनत कर सकता है। यार, ये तो आपने जिस तरह से अपना रूटीन बताया, सुबह उठने के बाद से जिस तरह से आप ध्यान करा रहे हैं, प्राणायाम करा रहे हैं, मेंटल एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो मेरे को तो ऐसा लोभ है कि मेरे अगर 100 बच्चे भी होते तो मैं 100 के 100 बच्चों को आपसे ट्रेनिंग लेने के लिए, आपसे शिक्षा लेने के लिए भेज देता। तो लेकिन आप वो 40 बच्चे वाकई खुश नसीब हैं जो आपकी छत्र छाया में आपके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। बट हमारे देश में तो हर बच्चा जो है क्रिकेटर बनना चाहता है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो आप बाकी जो आपके पास आ नहीं पा रहे उन बच्चों के लिए क्या आप माइंडफिट के जरिए आप बता सकते हैं कि एक क्रिकेटर बनने के लिए किन बुनियादी बातों को उनका ख्याल रखना चाहिए उन्होंने? मतलब एक लीग से हटके जो बाकी जो एक भेड़ चाल जो चलती है, इसमें कहते हैं कि सिर्फ नेट करके प्रैक्टिस करके मुझे लगता है क्रिकेटर बनते नहीं है। तो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि हम क्या क्या चीजें हैं जिनका कि नौजवानों को, युवाओं को, बच्चों को और उनके पेरेंट्स को इस बात का ख्याल करना चाहिए अगर वे क्रिकेट में करियर बनाने के लिए गंभीर हैं तो? देखो, कुछ ही बच्चे, चाहे इसमें गौतम गंभीर है, चाहे इसमें वीरेंद्र सहवाग है, चाहे इसमें विराट कोहली है, चाहे इसमें ईशांत है, शिखर धवन है, ऋषभ पंत है, कोई लड़के ऐसे सुगुफा से निकल जाएंगे लड़के, कुछ ही लड़के जो ये केवल 3 दिन जो प्रैक्टिस होती है और 3 घंटे की प्रैक्टिस होती है, वो आपको एक नेट में 15 मिनट आपको बैटिंग मिलती है, तो 1 हफ्ते में आपको 1 घंटा बैटिंग, और आपको 4 हफ्ते में प्रैक्टिस करोगे 4 घंटे प्रैक्टिस मिलेगी। पर हमारे यहाँ क्या है कि अगर आप
4 घंटे प्रैक्टिस आप एक ही सेशन में कर सकते हो, इंडिविजुअली बच्चा। तो मेन चीज है बच्चों को ये सीखना चाहिए कि हमें, जो मैंने आपको कहा ना 6 बजे हम शुरू करते हैं, तो मैं सुबह 4 बजे से पहले उठ जाता हूँ। पहले मैं अपनी जो अपना मेडिटेशन है अपना, वो मैं करके फिर इन बच्चों के पास आता हूँ। क्योंकि जो इंसान सुबह उठेगा, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, वही बड़ा बनेगा। पर हमारे लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते। वो ब्रह्म मुहूर्त में क्यों नहीं उठते? बच्चों का कसूर नहीं है। और एक और खूबी हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ केवल एक बच्चे को केवल 1 घंटा फोन मिलता है, 7 बजे से 8 बजे तक। उसके बाद फोन नहीं मिलेगा। फिर ब्रह्म मुहूर्त में क्यों नहीं उठते? क्योंकि उनको व्हाट्सएप करना है, इंस्टाग्राम देखनी है, वो देखनी है। रात के 12-1 बजे सोएंगे तो कैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे? क्या बात है, वाह। तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं खुद भी 10 बजे से पहले, तो मैं भी सुबह 10 बजे से पहले उठ जाता हूँ। तो मेन चीज है, जिस पेरेंट्स को अपने बच्चे का कैरियर बनाना है, पेरेंट्स कहेंगे कि बच्चे को बोलो सर के जी फोन बंद कर दे। अरे भैया, फोन तुमने दिला रखा, मैं क्या बंद कर दूंगा? आप बच्चे को फोन मत दिलाओ। आप फोन लेके, बच्चा जैसे आपके घर से बाहर गया फोन दे दो, जैसे ही घर के अंदर आया फोन आपके पास होना चाहिए। ये एक सिक्योरिटी का रीजन रखो फोन कि भी आपका बच्चा घर से बाहर है तो फोन उसके पास एक एज ए सिक्योरिटी गार्ड बन के उसके साथ गया। तो आप एक तो फोन से बच्चों को दूर रखें, दूसरा बच्चों को पढ़ाई कराएं। एक काम क्या करते हैं आज के पेरेंट्स, पढ़ाते नहीं कि जी हमारा तो क्रिकेटर बन जाएगा। भाई क्रिकेटर कैसे बन जाएगा जब तक वो मेंटली स्ट्रांग नहीं होगा? क्रिकेट अबाउ द नेक है 90%, पढ़ते हैं नहीं। भाई मैंने भी तो MA सोशियोलॉजी की हुई है, PG डिप्लोमा किया हुआ है, BCCI के सारे लेवल किए, लेवल 3 कोच हूं मैं, NIS किया हुआ है, PhD की हुई है। मैं एज ए कोच मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो पेरेंट्स को भी कहना चाहिए पढ़ाई भी कर भाई साथ साथ। भाई उन्मुख कितना पढ़ता लिखता है और कितना वो था। तो इसलिए अगर उन्मुख जैसे बच्चे को कैसे रोका गया, पर वो रुका नहीं। वो इसलिए नहीं रुका क्योंकि वो स्टूडियस बच्चा था, इंटेलेक्चुअल बच्चा है। और कोई दूसरा होता तो दूसरी बातें कह देता कि इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसलिए मैं रुक गया। उसने कहा नहीं, मेरे साथ किसी ने कुछ नहीं किया, मैं और आगे बढ़ूंगा। तो इंटेलेक्चुअल आदमी ऐसी बातें कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल आदमी लड़ सकते हैं। तो इसलिए अपने बच्चे को थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल भी बनाएं। बच्चे को सुबह उठाएं, बच्चे को फिटनेस करवाएं, मेडिटेशन कराएं। खाली बैठ के ओम का उच्चारण करा ले, यही मेडिटेशन हो जाएगी बस। और कुछ और मंत्र संतर की कोई जरूरत ही नहीं है। आप ओम का उच्चारण करा दें, जैसे आपने मुझे कराया, लंबी सांस लो छोड़ो, लंबी सांस लो छोड़ो, लंबी सांस लो छोड़ो, यही मेडिटेशन है। जिस दिन आप अपनी सांसों के साथ सीख के रहना तो उस दिन हो जाएगा। तो इसलिए हर पेरेंट्स को ये कहता हूँ कि और गलत बच्चों को ना कहें कि सेलेक्टर सेलेक्ट नहीं करेंगे, हमारे पास सिफारिश नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। मैं ये कहता हूँ मेरे पास कम से कम आधे स्टूडेंट ऐसे जिनके पास जूते भी नहीं थे, वो सारे IPL खेल रहे हैं। तो मेन चीज नहीं होता बच्चे में, जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में गलत चीज लेकर जाएंगे वही चीज आपको वापस जाएगी। तो अपनी चीजें ब्रह्मांड में गलत मत भेजो कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ठाकुर जी मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है मध्य प्रदेश में एक भी, पर मेरा यहाँ आके भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है तो पता नहीं कुछ ना कुछ सोच के भेजा होगा। और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ जाके, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वो भी इसलिए आया हूँ कि मेरे बच्चों के लिए ये जो क्रिकेटिंग फैसिलिटीज है 24 घंटे है, किसी और जगह नहीं मिलेगी ऐसी। मुझे दिल्ली में मेरे पास शिवाजी कॉलेज ग्राउंड है, तो मैं वहां केवल 4 दिन नेट करा सकता हूँ, वो भी नेट्स। मेरे पास ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड है तो वो ग्राउंड के पैसे जनरेट करने पड़ते हैं ताकि कॉलेज को वो दे सकें। जो रेंट है 2.5 लाख रुपए महीने का, वो उनके लिए रेंट इकट्ठा करते हैं मजदूरों की तरह और वो दे देते हैं। मेरे बच्चों को वहां सेंटर विकेट में मैच नहीं मिल सकता। मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात बता रहा हूं मैं आपको। पर मैं इसलिए यहाँ इस जंगल में आया था कि मेरे बच्चों को 7 के 7 दिन ये चीज मिले और खूब मेहनत करें। और अपने बच्चों को बहुत मेहनत कराओ,
केवल मेहनत और सच्ची सोच से आप आगे बढ़ सकते हो। सोच अच्छी होनी चाहिए। तो संजय जी, आपने लगभग वही बातें बोल दी जो माइंडफिट हमेशा से बोलता आया है। माइंडफिट ने हमेशा मानसिक फिटनेस पर बहुत ध्यान दिया है, प्राणायाम की बात की है, योगा की बात की है, और जो आप ओम का उच्चारण आपको इस कार्यक्रम शुरू होने से पहले, बातचीत शुरू होने से पहले मैंने आपसे करवाया भी था। लेकिन आपने इतनी सुंदर बातें बताई हैं, इतना सुंदर पेरेंट्स के लिए बोला है कि बच्चों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और मेरा पूरा यकीन है अगर वो चीज़ें बच्चों को दे सके। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही बात है, मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल से बच्चों को दूर रख सकें, ब्रह्म मुहूर्त में उठा दे तो उसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है। तो आपकी बातें इतनी खूबसूरत हैं, और न सिर्फ खूबसूरत हैं, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि जो भी पेरेंट अपने बच्चों से वो काम करवा ले जो आपने अभी बताई, तो उसके बच्चों को कामयाब होने से दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। और ये आपने कितनी अच्छी बात बताई कि एकदम नेगेटिव कोई भी बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरों के बारे में नेगेटिव बोल के आप बच्चे के दिमाग को कलुषित कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं कि सिलेक्टर नहीं चुन रहे आपको। तो हमेशा सबके बारे में अच्छा ही बोलना है, और आप क्या कर सकते हैं ये देखना है, दूसरे ने क्या नहीं किया इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। जैसे आपने उन्मुक्त के बारे में बोला कि उसने अपने लिए रास्ते देखे कि कहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे क्रिकेट खेल सकता हूँ, न कि ये देखा कि किसने मुझे रोकने की कोशिश की है और उसमें अपना दिमाग खराब किया। आपसे जब भी हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि बातचीत कभी खत्म ना हो, क्योंकि इतनी सारी बातें बच्चों के फायदे के लिए आपसे की जा सकती है, आपसे निकाली जा सकती है, क्योंकि आप असली गुरु हैं। आप जब बोलते हैं, संबोधित करते हैं, तो बोलते हैं मेरे बच्चे, तो आपके शब्दों से ही वो प्यार झलकता है। तो उस बात को तो मैं कल्पना कर सकता हूँ कि वहां पर बच्चे किस तरीके से आपकी छत्र छाया में ट्रेनिंग कर रहे होंगे, और आपका जो इरादा है बच्चों के लिए इतना, क्योंकि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं इसलिए आपका इरादा बहुत स्ट्रांग है। तो बच्चे कोई न भी करने लायक होंगे, लेकिन आप उनके बारे में ऐसा सोचते हैं, इसके लिए वो जरूर जरूर सफल होंगे, जरूर जरूर अच्छा काम करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, और न सिर्फ आपका नाम रोशन करेंगे वो, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। हम बीच बीच में आपसे बात करते रहेंगे, और बहुत जल्दी मैं आपके उस सेंटर में आना चाहूँगा, बिकॉज आपका वो सेंटर नहीं है, बल्कि वो एक शिक्षा का मंदिर है, एक आश्रम है। आप एक योगी हैं और आश्रम है, और आप ये जो तैयार कर रहे हैं वो क्रिकेटर नहीं है, आप योगियों को तैयार कर रहे हैं। तो माइंडफिट की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ठाकुर जी, आपसे ऐसे मिलते रहें और मुझे एज ए गुरु आप ऐसे गाइड करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।